नमस्कार। एपीएस जुडिशियल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आप सबका स्वागत है। और आज मेरे साथ हैं अनु मीना, जिन्होंने राजस्थान जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 में सफलता प्राप्त की है और अब वो राजस्थान में एक जुडिशियल ऑफिसर की पोस्ट पे कार्यरत हैं। सो अनु, वेलकम। एंड सबसे पहले पूरे इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पे बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। कैसा रिएक्शन था इस बार जब लिस्ट देखी थी राजस्थान के रिजल्ट्स की? रिएक्शन तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा था हुआ क्या है, और इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी टू बिलीव कि हो चुका है मेरा सिलेक्शन। तो 27th को ही रिजल्ट आ गया था, 25th को मेरा इंटरव्यू था। तो आई वाज आउट विद माय फ्रेंड्स और फिर वहाँ पे मुझे शाम को पता चला जब, तो इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी कि हो गया है ये, क्या रिएक्शन दूँ, मैं खुश हूँ, कैसे रिएक्ट करूँ। और मैं मल्टीपल टाइम्स मैंने अपना रिजल्ट चेक किया कि रोल नंबर तो ठीक है ना, ये फादर्स नेम चेक किया मैंने कि मेरे ही पापा का नाम है ना। तो ऐसा था। फिर धीरे धीरे सिंक इन हुआ शाम तक जब कॉल्स आने लगे, तो और बहुत अच्छी फीलिंग थी। कब आपने डिसाइड किया कि जुडिशरी ही करना है और क्या मोटिवेशन था? मैंने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान मुझे पता चला कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता है टू जुडिशियल सर्विसेज। माय ब्रदर इन लॉ इज़ ऑल्सो जुडिशियल ऑफिसर। तो मुझे उनसे पता चला था और वहाँ से आई डिसाइडेड कि मुझे लॉ शुरू से पढ़ने का मन था, बट लिटिगेशन में जाने का इतना मैंने कभी सोचा नहीं था। पर जब मुझे पता चला कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है तो आई डिसाइडेड कि आई विल गो फॉर जुडिशरी। वहीं से मेरी प्राइमरी मोटिवेशन आई थी। बट देन इवेंचुअली वो स्ट्रॉन्ग होती गई। मैंने कुछ जजेस को देखा, उनसे और इन्फ्लुएंस हुई। फिर आफ्टर माय ग्रेजुएशन आई ऑप्टेड फॉर एलएलबी। कोई बैकअप प्लान था कभी या हमेशा से जुडिशरी ही था? नहीं, बैकअप प्लान तो ऐसे कुछ नहीं था। यही था दिमाग में कि जज बनना है और अब ये लाइफ गोल हो गया था, तो ये अचीव करना है। बैकअप प्लान मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा। ये सोचा कि मैं अपना 100% दूंगी और जब तक मुझ में हिम्मत है मैं दूंगी, कि नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आई फेल, तो मैं देती रहूँगी। तो ऐसे बैकअप प्लान मैंने कुछ रखा नहीं। और प्रिपरेशन कब से आपने स्टार्ट कर दी थी? मैंने 2019 में मेरी एलएलबी कंप्लीट हो गई थी, तो उसके बाद में आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन। और 2019 में ही मैंने अपनी कोचिंग एपीएस जुडिशियल एकेडमी से फर्स्ट बैच जब शुरू हुआ था तब ली थी। तो उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। टारगेट स्टेट कैसे आपने अपना फिक्स किया? मेरा टारगेट स्टेट पहले तो दिल्ली था, क्योंकि मैं दिल्ली रहती हूँ, और राजस्थान, क्योंकि आई कम फ्रॉम राजस्थान। तो 2 स्टेट ये मेरे टारगेटेड थे। उसके बाद में मुझे था कि अ जज इज़ अ जज नो मैटर वेयर। तो मैंने बाकी भी एमपी भी था, हरियाणा भी मैंने एक बार दिया था। तो ऐसे मैंने स्टेट सारे दिए। बट अगर टारगेटेड स्टेट्स मेरे बोलें तो हाँ, दिल्ली रहा एंड राजस्थान रहा। दैट इज़ जस्ट बिकॉज आई लिव इन दिल्ली एंड आई कम फ्रॉम राजस्थान। आपने इतने स्टेट्स के लिए प्रिपरेशन किया, एग्ज़ाम भी दिया, एंड इवन अगर आपके टारगेट स्टेट्स देखें दिल्ली और राजस्थान, पैटर्न में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो साइमल्टेनियस आपने कैसे अपना प्रिपरेशन किया दोनों के लिए? हाँ, पैटर्न बहुत अलग होता है, लेकिन हर स्टेट ही आपको जज बनाएगा। और तो इसके लिए होलसम प्रिपरेशन होती है। जब भी आप शुरू कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो मेरा ये था होलसम प्रिपेयर करना है। कोई मैंने स्टेट टारगेटेड नहीं किया था शुरू में। जब मैंने यहाँ से कोचिंग ली, सर कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं हमारे, तो साथ साथ वो बेयर एक्ट रिविजन हो रही है, यहाँ पर बेयर एक्ट रिविजन क्लासेस हो रही हैं, तो उससे प्री की आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। तो होलसम पहले मैंने प्रिपरेशन करी थी कि सारा मैं पढ़ूंगी, कंसेप्ट अपने क्लियर करती हुई चलूँगी। फिर जैसे भी जो स्टेट आ रहा था, लेट्स से डीजेस आया, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज, उसका पैटर्न होता है वो थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है। तो आपके कंसेप्ट क्लियर है तो वहाँ से यू विल बी एबल टू आंसर देम प्री में। एंड राजस्थान में जो है वो यूजुअली वैसे डायरेक्ट पूछता था, बट अब पैटर्न चेंज हुआ है। तो अगर आप होलसम स्टडी करते हैं ना, तो इट रियली हेल्प्स, क्योंकि आपको फिर ये नहीं होता है कि अरे मैंने तो राजस्थान तो डायरेक्ट पूछता था, इस बार तो इसने पैटर्न चेंज कर दिया। नहीं, वो पैटर्न चेंज होगा अब। तो इसलिए आपको होलसम स्टडी करनी होती है। कंसेप्ट क्लियर रखिए, अपने बेयर एक्ट रिवाइज करते रहिए। बेयर एक्ट इज़ आवर बाइबल, तो उसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए एंड इट विल डू।
इनफैक्ट राजस्थान ने तो इसी साल अपना पैटर्न में काफ़ी चेंज किया था, है ना। राजस्थान के लिए स्पेसिफिक क्या आपने स्ट्रेटेजी रखी थी अपनी? राजस्थान के लिए वैसे तो शुरू में जैसे मैंने अभी बताया कि प्रिपरेशन मेरी होलसम रही, कि कंसेप्ट क्लियर करने हैं, घर पे जाके उन्हें रिवाइज करना है, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो सर से वो बार क्लियर करना है जब तक नहीं मेरे को कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। और फिर जब राजस्थान की नोटिफिकेशन आउट हुई तो उसके लिए मैंने अपना प्रीवियस ईयर देखा, एनालाइज किया थोड़ा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई मेरी अब प्रिपरेशन जो होगी स्ट्रीमलाइन होगी, तो इस दिशा में मुझे अपनी तैयारी करनी है। उसके लिए मैंने अपना प्रीवियस ईयर देखा, कैसे क्वेश्चन पेपर पूछे, मतलब कैसा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं प्री में, मेंस में। तो मैंने प्री के लिए फिर बेयर एक्ट अपना लिया, बेयर एक्ट एंड प्रीवियस ईयर, बस ये मैंने करा था प्री के लिए। और फिर राजस्थान में जब मेरा प्री क्लियर हो गया तो मेंस के लिए मैंने अपना जो नोट्स थे, जो मैंने शॉर्ट नोट्स खुद से बनाए थे वो, और ये सारा मैंने पेपर एनालाइज करने के बाद किया चीज़ें। पेपर एक बार एनालाइज कर लिया, एक दिन दे दिया अपना, और क्वेश्चंस देख लिए मैंने कि किस टॉपिक से ये लोग पूछ रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो वो मैंने जॉट डाउन कर लिया, एक लिस्ट बना ली। उस हिसाब से भी मैंने अपने नोट्स देख लिए कि हाँ ये मेरा ये कवर हो रहा है, ये यहाँ पे टॉपिक, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो इधर से ढूंढ के शॉर्ट नोट्स बना लिए, नहीं तो अवनीश भैया को बोल दिया, उन्होंने मुझे वो नोट्स प्रोवाइड करवा दिए। तो मैंने इस तरह से अपना प्रिपेयर। और राजस्थान में हिंदी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा रोल है, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रीलिम्स इटसेल्फ। तो हिंदी लैंग्वेज के लिए क्या आपने अपनी स्ट्रेटजी रखी? हिंदी लैंग्वेज के लिए बहुत मेजर रोल प्ले करता है, हिंदी स्पीकिंग स्टेट है राजस्थान, तो उसके लिए सर की हिंदी लैंग्वेज क्लास होती है, वो मैंने रेगुलरली की थी शुरू में। तो उसमें मैम सारे जो भी कंसेप्ट प्री में पूछे जाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब मैम कवर करवाती थी, टेस्ट होते थे, मैंने वो रेगुलरली लिए हैं। और उसके बाद में जो मेंस होता है उसमें ऐसे राइटिंग का आता है, तो वो ऐसे राइटिंग आप एक दिन में नहीं कर सकते हैं। लैंग्वेज इज समथिंग जो आप एक दिन में सीख ही नहीं सकते हैं, आपको वो रोज़ थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं न्यूज़पेपर हिंदी का लगवा रखा था, दैनिक जागरण, वो पढ़ती थी। उससे जो भी एडिटोरियल उसमें है वो पॉइंटर्स लिख लिए। और बाद में जैसे जब एग्ज़ाम आ गया और अब एक महीना है, तो एससी के लिए मैंने, मेंस के लिए आई एम टॉकिंग अबाउट मेंस, कि मेंस के लिए मैंने ऐसा किया कि टॉपिक्स मैंने लिख लिए कि क्या क्या लीगल टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं हिंदी में और इंग्लिश में, उनको दोनों में मैंने प्रिपेयर किया। एसए के सारे टॉपिक्स की जो हो सकते हैं, या कोई कंटेम्प्रेरी इशू, सोशल इशू, लीगल इशूज़, इन पर मैंने प्रिपेयर करके, और वो मैं रोज़ कोशिश करती थी कि लिख पाऊँ। एक अगर लिख भी नहीं हिंदी को तो मैंने कोशिश की कि रोज़ मैं लिख पाऊँ, क्योंकि हम आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाते हैं हिंदी से, तो लिख के प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़, अभय सर हमें हमेशा बोलते थे कि आप ऐसे हिंदी के लिए जो आप कर सकते हैं, न्यूज़पेपर लीजिए, हिंदी ले लीजिए और उसी का इंग्लिश में आर्टिकल देख लीजिए, तो उसको बस आप कुछ नहीं करना है, आपको रजिस्टर लेना है, उसमें बस आपको देख के वो लिखना है। तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपको कई वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो इस तरह से मैंने ये सब फॉलो किया था। और राजस्थान मेंस की अगर मैं बात करूं, उनका एक बहुत पेक्यूलियर पैटर्न है कि फिक्स स्पेस होता है, उसी में आपको आंसर लिखना है, प्लस मार्क्स भी वेरी करते हैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन। उसको कैसे टैकल किया था आपने? देखिए, फिक्स स्पेस जो होता है मुझे तो बहुत सही लगता है, क्योंकि फिर वो आपको लिमिट कर देता है कि आप बहुत सारा नहीं लिखेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है अगर, और मुझे उस पर फिर बहुत सारा आता है, अगर 2 नंबर पे मुझसे थेफ्ट पे पूछ लिया है तो थेफ्ट पे काफ़ी चीज़ें हैं, अगर वो स्पेस नहीं होगा तो मैं काफ़ी सारा लिख के आ जाऊंगी और टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत हो जाती है। तो वो स्पेस होता है तो उससे हमें रहता है कि हाँ इतने में मुझे लिखना है। और जो मार्क्स देख लीजिए, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, 2 का है, 5 का, 10 मार्क्स के आते हैं, उस हिसाब से हमें फिर वो आंसर करना है। एंड आई थिंक कि वो स्पेस इनफ होता है, उतना आप उस एग्ज़ाम में नहीं लिख सकते हैं। और जजमेंट और ऑर्डर राइटिंग का भी एक मेजर क्वेश्चन होता है राजस्थान के मेंस में, उसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया? रिसोर्सेज क्या आपने रिलाई किए थे? जजमेंट एंड ऑर्डर राइटिंग के लिए मैंने एक तो रॉबिनजीत सर की बुक है वो करी, सर ने भी हमें क्लासेस करवाई थी, वो मैंने पहले की थी, तो और मैंने कुछ लिख के भी देखी थी। उसके बाद में ये बुक फॉलो की थी रॉबिनजीत सर की। और फिर जैसे मैंने किसी से जो भी नोन है मुझे जजमेंट या ऑर्डर राइटिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं,
उनसे मंगवाई, देखा कि कैसे लिखी जाती है, ऑर्डर का क्या फॉर्मेट होगा, मैंने लिख के प्रैक्टिस करी कि आई यूज टू ट्राई कि वंस अ वीक तो मैं कम से कम लिखूँ एक जजमेंट, ऑर्डर राइटिंग, इशू फ्रेमिंग, ये सारी चीज़ें मैंने ऐसे करके प्रैक्टिस की। और अनु, जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपेयर करते हैं तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना बहुत एक चैलेंजिंग पार्ट होता है। वी आर ओवरवेल्म्ड, इतने सारे एग्ज़ाम्स हैं, इतने सारे स्टेट्स हैं, तो कंसिस्टेंसी के लिए व्हाट इज़ द की एज पर यू? तो उसके लिए हमें रोज़ हमें वी हैव टू मेक श्योर कि हम रोज़ नंबर ऑफ़ आवर्स पुट इन करें। अगर लाइक ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, बहुत टायरिंग सा प्रोसेस हो जाता है ये कि बहुत लंबे टाइम तक कुछ नोटिफाई नहीं हो रहा। अभी बीच में कोविड भी आ गया था तो उससे कुछ वैकेंसी नहीं आ रही थी और उसमें कैसे पढ़ा जाए। बट इवन इफ़ यू आर अनएबल टू डू इट, मतलब 4 to 5 आवर्स आप नहीं डिवोट कर पा रहे हैं, आप 1 घंटा दीजिए, आप आधा घंटा दीजिए। आप उस पूरे दिन में 11:50, आप ये सोच लीजिए कि एक पूरा दिन है, 12 बजे ख़त्म होगा, 11:59 पे चाहे मैं पढूं बट मैं कुछ तो पढ़ूंगी, मैं ऐसे कुछ नहीं सोऊंगी। तो आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके लिए आगे की जर्नी आपकी ईजियर बना देता है। नोटिफिकेशन आउट हो गई तो एकदम से सब इतना वास्ट सिलेबस है कि एकदम से करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप कंसिस्टेंट है तो आपका वो फ्लो बना रहता है, फिर वो पेस और इंक्रीज हो जाती है। तो इसी तरह रोज़ करिए। आपको कोचिंग में जैसे सर पढ़ा रहे हैं वो आके आई यूज टू रिवाइज, जब मैं घर जाती थी तो मैं रिवाइज पक्का करती थी उसको, क्योंकि सर कभी भी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं क्लास में तो ऐसा ना हो कि आंसर नहीं कर पा रहे हैं। तो वो भी ये एक मतलब एक मोटिवेशन का काम करता था कि हाँ मुझे रिवीजन करनी है, तो मैं आई यूज टू रिवाइज। और वैसे भी जब जैसे एग्ज़ाम हो गया है, अभी फ्री है, कल मैं देख के आई हूँ, बट मैंने कोशिश करी है कि मैं फिर भी 1 घंटा आधा घंटा पढूं ताकि मैं आउट ऑफ फ्लो ना जाऊं कभी भी। निबंध के बारे में आपने टॉपिक्स को लेके तो हमें काफ़ी बताया, बट बहुत सारे बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है कि निबंध के टॉपिक के बारे में पता तो बहुत कुछ है, बट जब उसको पेपर पे लिखने की बारी आती है तब उनके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। और राजस्थान के बारे में तो सुना भी जाता है कि वहाँ पे निबंध में स्कोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो स्पेशली लिखना कैसे है निबंध, उसके बारे में अगर कुछ टिप्स आपकी तरफ से हो तो। जी देखिए, निबंध स्कोरिंग भी हो सकता है और ये हमारे मार्क्स बहुत कम भी करवा सकता है। तो ये है, निबंध के लिए प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, आप लॉ रट सकते हैं, आप निबंध लिखना नहीं रट सकते हैं। आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप अवेयर रहेंगे करंट अफेयर्स से, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा निबंध लिखने में। आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको वो फैक्ट आप इंक्लूड कर पाएंगे। तो और सर भी ऐसे राइटिंग इंस्टीट्यूट भी ऐसे राइटिंग प्रोग्राम्स करवाता है, वो आप देखिए। उसमें पहले हमेशा जैसे सब में होता है, मैंने भी यही फॉलो किया था, वही मैं यहाँ शेयर करूँगी कि पहले जब भी हम निबंध लिख रहे हैं तो उसमें आपको इंट्रोडक्शन देना है, 4 से 5 लाइन में इंट्रोड्यूस करिए। फिर आप बॉडी पे आएंगे, जो भी पूछा गया है उससे डील करेंगे उसके, और एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चलना है किसी भी निबंध में। अपना ओपिनियन थोड़ा सा देना है बट पॉजिटिव वे में, ये नहीं है कि बहुत ही नेगेटिव आंसर लिख कर आ गए हैं, ऐसे करना है। और एंड में फिर अपना कंक्लूड करके कीजिए। बट ये है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, आप लिखेंगे, आप सर से चेक करवाएंगे। तो मुझे ऐसा था, मैं निबंध से बहुत डरती थी, मतलब कि मैं लिख ही नहीं सकती हूँ ऐसे। बट ग्रेजुअली मैंने जब लिखा और मुझे फीडबैक्स मिले कि फिर धीरे धीरे मैंने इम्प्रूव। शुरू में तो मैंने बहुत बुरा परफॉर्म किया था, तो धीरे धीरे मेरा इम्प्रूव हुआ। तो इसी तरह प्रैक्टिस से ही आप कर सकते हैं। थैंक यू अनु। और अगर मैं आपकी पर्सनल जर्नी की बात करूं तो आपके साथ एक चैलेंज और था जो आपके विजन को लेकर था। क्या प्रॉब्लम्स आई उससे, कैसे उनको टैकल किया? जी मतलब मुझे फिजिकल डिसेबिलिटी है, आई हैव लो विजन। सो मेरी लो विजन ऐसी है कि उसके साथ मुझे पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। मेरी 60% विजन नहीं है, तो मुझे रीड करने में, वेरांट्स में नॉर्मली रीड कर ही नहीं सकती, विद स्पेक्स भी डजेंट हेल्प। तो मुझे मैग्नीफाइंग ग्लासेस या मैग्नीफायर ये यूज़ करने पड़ते थे। तो उससे क्या होता था, मुझे बहुत स्ट्रेन कॉज होता था। बहुत स्ट्रेन होता है क्योंकि पावर बड़ी ज़्यादा है, तो हेडेक रहेगा। तो मेरे को कॉन्स्टेंट हेडेक था, मतलब ये था कि मैं जी रही हूँ,
हेडेक के साथ, तो मैं पेन किलर्स ले रही हूँ, और फिर मेंस के टाइम में और ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, तो और सर दर्द हो रहा है। अब एट वन पॉइंट ऑफ टाइम तो पेन किलर भी काम करना बंद कर दिया, बट ये है कि हाँ मैं करती थी, दिमाग में सोचा हुआ था ये करना है, और भगवान ने भी, गॉड ऑलवेज गेव मी द स्ट्रेंथ टू डील विद इट ग्रेसफुली। तो मैंने, और मीन्स भी मुझे मिले कि मैंने प्रिंट बड़े फॉन्ट में प्रिंट करवाना। अवनीश भैया, स्पेशल थैंक्स टू हिम कि उन्होंने मुझे, मतलब जो भी नोट्स होते थे वो छोटे फॉन्ट में होते थे, मुझे नहीं दिख रहा होता, तो भैया मेरे लिए 16 फॉन्ट में करके हमेशा देते थे, और मैं जब भी बोल दूँ भैया बिफोर हैंड मुझे करके दे देते थे कि मैम ये लीजिए, कर दिया आपका। मुझे कभी भी वेट ही नहीं करना पड़ा, तो मेरे को इट मेड माई जर्नी ईजियर। तो इस तरह मैंने किया, और that's it। और जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चाहे जो भी हो, जुडिशरी या कोई और, जर्नी कभी भी स्मूथ नहीं रहती है। इट इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, और इतने आप स्टेज दे रहे हो, किसी का हो रहा है, किसी का मेंस रुक रहा है। तो जब ऐसे कुछ ओवरवेलमिंग मोमेंट्स होते थे, डीमोटिवेटेड जब आप फील करती थी कि यार करना भी है, होगा भी, उस टाइम पे कैसे खुद को मोटिवेटेड रखा, या कैसे स्ट्रेंथ वापस गेन की कि नहीं दोबारा से लगना है? जी हाँ, ये जर्नी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की और इतने बड़े पोजीशन की जर्नी तो बहुत ही मेंटली टायरिंग होती है। ये बहुत आपको मतलब एग्जॉस्ट कर देती है, बट ये है कि जब आप अंत में पहुंचते हैं, जैसे हेयर आई एम टुडे एंड आई फील इट वाज ऑल वर्थ इट। तो ये होता है कि उस टाइम पे जब आप वो फील कर रहे हैं, आप फेलियर का सामना कर रहे हैं अगर, तो उस टाइम होप लूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको जो अपने लोग हैं, जो जैसे मुझे फैमिली का सपोर्ट बहुत था, तो मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। दे बिलीव्ड इन मी मोर देन आई एवर डिड। एंड मेरे कुछ एक दोस्त हैं बेस्ट फ्रेंड्स, तो उन्होंने मुझे बहुत किया है, सपोर्ट किया है, और कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया। तो ऐसे लोगों से सराउंड करें अपने आप को। जब भी डीमोटिवेट फील हो तो इन लोगों से बात करें। ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, बट एक होता है इंट्रिंसिक सोर्स ऑफ मोटिवेशन जो आपको इंटरनली आता है, और वो मुझे लगता है होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी है, अगर वो नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। और वो इंटरनल मोटिवेशन आपकी कनेक्टेड होती है आपके वाई से, दैट वाई यू वांट टू बी अ जुडिशियल ऑफिसर, वाई यू स्टार्टेड एट फर्स्ट प्लेस। तो उसके लिए आपको हमेशा अपना वाई याद रखना है। तो जब भी जैसे आपको लगे कि नहीं हो पा रहा है यार, बहुत मैं तो नहीं कर पाऊँगी, इतना टायरिंग है, लोग कब से प्रिपेयर कर रहे हैं, और कुछ भी जो भी आपको लगे, सेल्फ डाउट्स आए, तब जस्ट क्लोज योर आइज एंड थिंक वाई यू स्टार्टेड। और जो भी आपका वाई, जैसे मेरा वाई इन सम वे वाज कनेक्टेड, कि मतलब एक एस्पेक्ट इसका ये भी था कि जो लेसर प्रिविलेज लोग हैं, मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ। तो जब मैं बाहर भी इनफैक्ट जाती थी, अपने दोस्तों से भी मिल रही हूँ, और रेड लाइट पे किसी बच्चे को देख रही हूँ, ऐसे कहीं किसी को देख रही हूँ जो हुआ लेस प्रिविलेज देन मी, तो मुझे लगता था भगवान ने मुझे इतना ब्लेस्ड बनाया है एंड मैं ये अपॉर्चुनिटी लूज़ नहीं करूँगी। कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, आई विल वर्क हार्ड अगेन, और मैं करूँगी क्योंकि मुझे करना है। तो ये सारे इंटरनल सोर्स ऑफ मोटिवेशन थे जो मुझे अपने आप आते थे, और मैं रोज़ सोचती थी कि हाँ करना है। तो बस। थैंक यू सो मच अनु, बहुत 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 अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई एम रियली श्योर कि आपने बहुत सारे लोगों को आज मोटिवेट किया होगा। बट जाते जाते मैं डेफिनेटली आपसे एक बात और पूछूंगी कि जो लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो ये चैनल देख रहे होंगे, उनके लिए कोई भी 5 बातें, और मैं कहूँ 5 मंत्रा ऑफ प्रिपरेशन जो आप देना चाहेंगी अपनी साइड से। जी, पहला जो मैं मंत्रा दूंगी वो ये कि बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आपने ये चूज़ किया है कि मुझे एक जज बनना है, तो बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट एंड वन डे यू विल बी एबल टू डू इट। दूसरा ये कि हार्ड वर्क, हमेशा मेहनत करनी है। मतलब अगर मैं कहूँगी अगर मेरी जैसी लड़की कर सकती है तो एनीबडी कैन डू इट, प्रोवाइडेड दे विलिंग टू वर्क हार्ड। आपको मेहनत क्योंकि करनी पड़ेगी। तीसरा कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट रहना, पेशेंट रहना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस रखिए, कोई बात नहीं, फेलियर का सामना आ रहा है, फेलियर का सामना हो रहा है, डोंट लूज़ होप। आप कंसिस्टेंसी अपनी रखिए, अपना पेशेंस बनाए रखिए। चौथा ये कि टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ, अपने खुद को
सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल हु सपोर्ट यू। नेगेटिविटी से दूर रखिए, फालतू गॉसिप, बिचिंग, ये इसका हो गया, ये इन चीज़ों से दूर रहिए और नेगेटिविटी खुद पे मत आने दीजिए। कभी ऐसा होता है कि हमने फेलियर का सामना किया है और हमारे किसी दोस्त का हो गया है तो हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल मत होइए, उसको एज अ मोटिवेशन लीजिए, बिटर मत होइए एंड अच्छा व्यवहार रखिए अपना। और लास्टली ये होगा कि हमेशा इस माइंडसेट से चलिए कि गॉड हैज़ गुड प्लान्स फॉर योर लाइफ, फॉर यू एंड फॉर योर लाइफ, एंड जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। आपको अपना बेस्ट देना है, जो भी रिजल्ट होगा अंत में वो बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू सो मच अनु एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो ये थी हमारे साथ अनु, हमने इनसे बहुत सारी बातें की एंड आई एम श्योर कि बहुत लोगों ने इनसे इंस्पिरेशन लिया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे प्लेटफॉर्म से।